हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का डे 60 है और जोत चकबंदी अधिनियम बिल्कुल ऊपर छोटा सा लिखा है हमने। इसे हम धारा 21 से आज शुरू भी कर रहे हैं और आज ये जोत चकबंदी अधिनियम का आखिरी आखिरी कह सकते हैं लेक्चर है। आज जोत चकबंदी अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। इसमें देखें, सबसे पहले हम शुरू करें धारा 21 जो चकबंदी अधिनियम की क्या कह रही है। प्रारंभिक चकबंदी योजना पर की गई आपत्तियों का निस्तारण कौन करेगा, कैसे करेगा, देखें। धारा 21 जो चकबंदी अधिनियम की उपधारा 1 देखें पहले क्या कह रही है। सहायक चकबंदी अधिकारी प्राप्त समस्त आपत्तियों को चकबंदी अधिकारी को भेजेगा जो कि संबद्ध पक्षकारों तथा चकबंदी समिति को सुनने के पश्चात आपत्तियों का निस्तारण करेगा। निस्तारण पूछा जाता कौन करेगा, तो आपको लिखना है करेगा निस्तारण चकबंदी अधिकारी, मगर उसको भेजेगा कौन, सहायक चकबंदी। आप आपत्ति करते किसके समक्ष है, सहायक चकबंदी के अधिकारी के समक्ष। वो क्या करता है, उसको चकबंदी अधिकारी के पास भेजता है और वो फाइनली चकबंदी अधिकारी उन आपत्तियों का निस्तारण कर देता है। दूसरी उपधारा, कोई भी व्यक्ति यदि चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो तो आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसका इस संबंध में निर्णय अन्यथा उपबंधित के सिवाय अंतिम होगा। दूसरी उपधारा से ही प्रश्न बन जाता है, पहली से बनता है कौन करता है, दूसरी से बनता है किसके समक्ष अपील होगी, कितने दिनों के भीतर होगी और क्या उसका निर्णय अंतिम होगा। तो तीन बातें बनती हैं, तीनों ही पॉइंट तीनों ही बातें एक ही उपधारा 2 में कह दी गई हैं कि अगर चकबंदी अधिकारी ने जो आदेश दिया है उससे अगर आप खुश नहीं है, नाराज है, संतुष्ट नहीं है तो 15 दिन के भीतर आप क्या करिए, बंदोबस्त 15 दिन, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर 15 दिन के अंदर आपको बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील करना है। और अगर कहीं कोई बड़ा रिस्ट्रिक्शन या अपवाद नहीं है तो बंदोबस्त अधिकारी का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। अब आ जाइए धारा 29C या 29G पूछी जाती है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं मगर पूछी गई है। क्या कहती है 29C या 29G, सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त दी गई भूमि का निहित होना। जो सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होती है कि वो किसमें निहित होती है, किसमें निहित मानी जाती है। हालांकि इससे पहले भी हम राजस्व संहिता की धारा 59 में बहुत विस्तृत पढ़ाए हैं इसके बारे में कि कौन सी संपत्तियां कहाँ निहित होती हैं, कहाँ निहित समझी जाती हैं, बहुत ब्रॉड में पढ़ाया हुआ है। अगर कुछ भी ना याद रहे तो वहाँ का आप लिख दें। यहाँ पर देखें मगर क्या कह रही है ये 29C पहली उपधारा देखें। इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त दी गई भूमि उस दिनांक से जब खातेदार समय समय पर यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जब वे उस पर कब्जे के हकदार हुए हों, ग्राम सभा में या अन्य ऐसे प्राधिकरण में निहित हुई समझी जाएगी। जो सार्वजनिक प्रयोजन कहने का मतलब समझ लीजिए, जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि होती है और जिसको खातेदार को उपयोग के लिए दिया जाता है, किसी व्यक्ति को दिया जाता है कब्जे में कि आप इसका इस्तेमाल करिए, तो भूमि वो उस खातेदार की नहीं हो जाती है बल्कि वो हमेशा ही ग्राम सभा में या कोई अन्य ऐसा स्थानीय प्राधिकरण है या प्राधिकारी है उसमें निहित मानी जाती है वो संपत्ति। प्राधिकरण से बेहतर होगा आप स्थानीय प्राधिकरण लिखें, स्थानीय प्राधिकरण में निहित हुई
समझी जाएगी। प्राधिकरण भी गलत नहीं है। उपधारा 2 देख लें। उत्तर प्रदेश विनाश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 117 के उपबंध आवश्यक परिस्थितियों के साथ गांव सभा में निहित हुई भूमि पर लागू होंगे। अभी हमने बताया था कि हमने आपको राजस्व संहिता की धारा 59 में पढ़ाया है, ये वही कह रही है, क्योंकि ये धारा 117 जो थी, जो जमींदारी विनाश अधिनियम की, ये धारा राजस्व संहिता में धारा 59 का स्थान लेगी। तो जो हमने राजस्व संहिता धारा 59 में पढ़ाया है, अगर आपको कुछ अलग से ना याद रहे, और जितना क्वेश्चन जितना लंबा, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आता इससे, अगर लंबा आ जाए तो आप वहाँ पर 2-4 पॉइंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी निहित होती है, कौन सी निहित समझी जाती है। केस लॉ भी दिया हमने वहाँ पर, आप लिख सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। इस धारा 29C से संबंधित 2 निर्णय हैं। दोनों ही निर्णयों में एक ही बात बताई गई है, सार्वजनिक, हमने नीचे लिख दिया है 2 लाइनों में, सार्वजनिक प्रयोजन के निमित्त दी गई भूमि का प्रयोग अंतिम चकबंदी योजना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु किया जाएगा। कहने का मतलब है 2 केस हैं ये। 2 केस में पहला है लालजी बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 1971 का केस है। दूसरा निर्णय तोताराम बनाम गांव सभा, 1984 है, ये 1984 का केस है। इन दोनों ही निर्णयों में एक ही बात बताई गई है कि जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि होती है, उसका उपयोग इस तरह से किया जाएगा जैसा कि अंतिम चकबंदी योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है, निर्देश दिए गए हैं। उस सार्वजनिक भूमि का उपयोग सिर्फ उस तरह से कर सकते हैं, और उसके अलावा किसी प्रयोजन से या किसी अन्य तरीके से उस सार्वजनिक भूमि का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। चले हम लोग अगले पेज पर। 29 से आप डायरेक्ट जंप कर जाइए 49 पर। बीच की धारा इंपॉर्टेंट नहीं है। 49 धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों उपधारा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से प्रश्न अराइज होता है। हमने कई बार बताया है कि जो लोकल लॉज हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं घुमाए फिराए जाते हैं, मगर हाँ इस तरह से होते हैं, कहीं ना कहीं वो उपधाराओं से आते हैं। तो अगर आपने सही से उस धारा की उपधाराओं को नहीं पढ़ा हुआ है तो आप एग्जैक्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न आया कहाँ से है। अगर आप ये नॉलेज रखेंगे कि प्रश्न आया कहाँ से है, तो आपका सबसे ज़्यादा इसी 3rd पेपर में नंबर आएगा लोकल लॉज में। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, जितना पढ़ा रहे हैं उतना अच्छे से कर लीजिए, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। इन्हीं प्रश्नों से प्रश्न आते हैं घुमा फिरा के, कहीं ना कहीं डीप नॉलेज ना होने की वजह से, धाराओं के बारे में अच्छा ज्ञान ना होने की वजह से आप प्रश्न छोड़ते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर के चक्कर में ना पड़िए, बहुत अच्छे मैटर को समझिए। अच्छे मैटर से सिलेक्शन होता है। हम लोगों की गलतियां यही होती हैं, हम ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और अच्छा पढ़ना उस वक्त हम भूल जाते हैं और हमारा सिलेक्शन रुकता है। धारा 49 कह रही है, देखें, जो चकबंदी अधिनियम की धारा 49 है, ये दीवानी न्यायालयों के अधिक्षेत्र पर रोक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली उपधारा देखें, तत्समय प्रचलित अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी भूमि के संबंध में जो उस क्षेत्र में पड़ती हो, जिसके लिए धारा 4(2) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई हो, खातेदारों के अधिकारों का प्रत्याख्यान कहते हैं मना करने को, डिनाय करने को, प्रत्याख्यान तथा निर्णय अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय जो चकबंदी कार्रवाइयों से उत्पन्न हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, और कोई दीवानी या राजस्व न्यायालय उक्त भूमि में अधिकारों के संबंध में किसी वाद या कार्रवाई को ग्रहण नहीं करेगा। बिल्कुल क्लियर कह दिया
कि चाहे कोई भी विधि हो, तत्समय प्रचलित कहीं पर भी कोई भी बात हो, उस सब में होने के बाद भी अगर कोई अधिसूचना 4(2) हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, धारा 5 में बताया गया है 4(2) के अधीन अधिसूचना जब जारी कर दी जाती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, वो बहुत डिटेल पढ़ाया है। यहाँ यही बताया गया है कि जब 4(2) के अनुसार चकबंदी के बारे में अधिसूचना दे दी गई है, तो कोई भी खातेदार जो उस अधिसूचित क्षेत्र में वो अधिसूचना दी गई है उसके अंतर्गत आता है, तो अपने अधिकारों के बारे में या कोई ऐसा निर्णय चाहता हो जो वहाँ पर बताया गया है, तो वो व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ चकबंदी कार्रवाइयों से संबंधित जो मामले हैं, वो चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत जो प्राधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उन्हीं के समक्ष उन कार्रवाइयों को लाएगा और चकबंदी कार्रवाइयों को इसी अधिनियम के अंतर्गत जो प्राधिकारी हैं वो सुनेंगे। और कोई भी दीवानी या राजस्व न्यायालय उस भूमि के बारे में जहां पर अधिसूचना जारी कर दी गई है कोई भी कार्रवाई, कोई भी वाद ग्रहण नहीं करेगा, बिल्कुल मना है। दूसरी उपधारा समझ लें। इस धारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी गांव सभा को कब्जा दिया गया हो या दिया गया समझा जाए, उस पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 खा के अधीन कार्रवाई प्रारंभ करने से असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित नहीं करेगी। अपवाद बता दिया, कहाँ पर पूछ लेते हैं कि किन, क्या ये जो असिस्टेंट कलेक्टर होता है, सहायक कलेक्टर होता है, उसको क्या अधिकार है अधिसूचना जारी होने पर, ये आप पूछ लेते हैं कि इसका कोई अपवाद भी है तो आप ये लिखें कि जो असिस्टेंट या सहायक कलेक्टर है वो कोई भी कार्रवाई जो 122 खा के अधीन है, किसी ये 122 खा के अधीन क्या करता है, सहायक कलेक्टर जो होता है, असिस्टेंट कलेक्टर होता है, वो किसी व्यक्ति को भूमि प्रदान कर सकता है। तो जो भूमि क्या हो, किसी गांव सभा के कब्जे में हो या कब्जे में समझी गई हो, ऐसी भूमि को किसी व्यक्ति को प्रदान करता है, देता है। और ये कार्य जो असिस्टेंट कलेक्टर का है, ये इसमें अपवाद स्वरूप है, मतलब इसकी कार्रवाई को नहीं रोका जाएगा, इसको अधिकार है, इसे मना नहीं किया जाएगा। इसी पर बेस्ड एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 का इलाहाबाद का केस है। ये निर्णय हमने लिखा हुआ है त्रिभुवन बनाम वेदमणि 2019 इलाहाबाद। इस केस में एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात हमने बताया है। लोकल लॉज में आपको केस याद रखना है और मैटर, अगर आपके पास समय है तो मैटर आप कोई भी उसकी उस धारा से संबंधित कोई भी उपधारा उसमें लिख दीजिए, एकदम फिट बैठ जाएगी। क्योंकि जो ये निर्णय होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इन धाराओं के अंतर्गत ही देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं कि अलग से कोई व्याख्या करें। इसीलिए ज़्यादा मैटर याद ना करिए, केस लॉ याद रखिए सिर्फ, और उसी उपधारा का कोई भी एक पॉइंट समझ के उसको लिख दीजिए। बताया गया है त्रिभुवन बनाम वेदमणि 2019 में कि हमने शॉर्ट में लिख दिया, देखिए, धारा 4(2) की अधिसूचना के पश्चात सिविल न्यायालय तथा राजस्व न्यायालय की अधिकारिता का बहिष्करण। पूरी बात यही है। अगर आपके पास समय है, इतना संक्षेप में लिख दीजिए। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप लिख दीजिए कि इस पूरे का मतलब ये है कि जब अधिसूचना जारी कर दी गई 4(2) के अनुसार, इस अधिनियम की 4(2) मतलब जो धारा 5 है उसमें 4(2) के अधिसूचना के बारे में बताया गया है। तो अधिसूचना जारी कर दी गई है
तो राजस्व और सिविल न्यायालय की जो अधिकारिता है वो बहिष्कृत हो जाती है। वो अपने क्षेत्राधिकार में इस तरह की कार्रवाइयों को नहीं ले सकती। क्योंकि अब एग्ज़ाम का आपका बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है कि आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। नंबर लिखा है 9450770672। इस पे जुड़े आप, जिससे क्या होगा, आप हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। कोई गाइडेंस, कोई कोई चीज़ आपको ऐसी जो एग्ज़ाम में परेशान कर रही हो, प्रेशराइज कर रही हो, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकेंगे। बहुत सा मैटर हम आगे चल के, जैसे प्लीडिंग ऑफ केसेस है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, वो सब डिस्कस करेंगे। या कोई भी क्यूरी है तो वो हम आपकी दूर कर देंगे। हालांकि इसके लिए हमने एक नॉमिनल फीस 500 रुपये रखी हुई है, जो कि रिफंडेबल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सिलेक्शन ले लेते हैं। मकसद हमारा आपको सिलेक्शन दिलाना है, उसके लिए आप मेहनत करिए। आप ज्वाइन होते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होते हैं, पढ़ते रहिए। कोई आपको दिक्कत है, आप हमसे कंसल्ट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है, आप हमको तुरंत मैसेज करिए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको मैसेज करिए, कमेंट करिए। मगर आप सिलेक्शन लीजिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप ज्वाइन नहीं भी हो रहे तो आप हमारा चैनल @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर डायरेक्ट डालें यूट्यूब पे, और हमको पा जाएंगे। वहाँ पर हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, सब्जेक्ट वाइज बना दिए हैं, डे वाइज, T1 से लेकर डे 100 तक पूरा PCSJ और HGS का मेंस का सिलेबस दे रहे हैं हम। फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे साथियों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, सबको शेयर करिए। कॉम्पैक्ट करके बहुत बेहतर नोट्स बनाए, जिसमें सारे केस लॉज दिए हमने, लेटेस्ट केस लॉज दिए हुए हैं, पूरा मैटर है। हर वीडियो के साथ ये हैंड रिटेन नोट्स हमने PDF के फॉर्म में अटैच कर दिए हैं। जब आप वीडियो चलाएंगे तो मोर लिख के आएगा, मोर को टच करिएगा, उसमें PDF है, डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीका ये है, डाउनलोडेड जो नोट्स हैं वो अपने हाथ में रखिए, फिर वीडियो देखिए, और वीडियो को बार बार चलने दीजिए, जिससे आपके दिमाग में वो बातें एकदम कॉन्सेप्चुअली बैठ जाएं और एग्ज़ाम टाइम पर आपको स्ट्राइक करें। आगे चले हम लोग। अब हम लोग आ गए हैं जोत चकबंदी अधिनियम धारा 52A। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट धारा है, हर उपधारा से प्रश्न बनता है इसके भी, इसलिए आप हर उपधारा को ध्यान से समझिए। पहली उपधारा क्या कह रही है? किसी ऐसे कटक की दशा में जिसके संबंध में इस अधिनियम की धारा 52 में विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो, कलेक्टर की राय में कटक में चक मार्गों एवं गूल की व्यवस्था अपर्याप्त हो या कोई व्यवस्था ना हो, तो वो कार्रवाई कर सकेगा यदि उक्त प्रारंभ होने के दिनांक से 6 माह के अंदर कुल खातेदारों में से 10% इस आशय का आवेदन करें। समझ लीजिए पहले मतलब क्या है। चक मार्ग होते हैं, जैसे आपके खेत तक पहुंचने का जो रास्ता होता है उसको चक मार्ग कहते हैं, और खेतों से जो लगी हुई पतली पतली सी नाली टाइप की, नहर टाइप की जो पानी के लिए व्यवस्था होती है उसको गूल कहते हैं। हुआ क्या, चकबंदी हुई, और चकबंदी में धारा 52 बताती है कि चकबंदी समाप्त हो जाती है। जब धारा, हमने थोड़ा सा धारा 52 इस धारा के बाद पढ़ा दिया है कि धारा 52 क्या होती है। संक्षेप में ये समझ लीजिए, धारा 52 के अनुसार जब विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो उस क्षेत्र में चकबंदी समाप्त हो जाती है। हुआ क्या, चकबंदी की समाप्ति की सूचना हो गई, विज्ञप्ति जारी हो गई, मगर हुआ क्या, दिक्कत यह आ गई कि प्रॉपर तरीके से चक मार्ग नहीं है कुछ लोगों के पास, उनके आने जाने का रास्ता नहीं है खेत तक, या उनको प्रॉपर गूल प्रोवाइड नहीं हुई है। गूल मतलब पानी, उनके खेत तक पानी जाने की व्यवस्था नहीं है, या ज़्यादा पानी भर जाए तो पानी खेत में से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है, तो बेचारे वो लोग पीड़ित हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर ऐसी 52 मतलब धारा 52 जो है लागू हो गई, मतलब विज्ञप्ति जारी हो गई, मतलब कार्रवाई चकबंदी की समाप्त हो गई,
तो जिस दिन समाप्त हो गई उसके 6 महीने के अंदर वो लोग क्या करें, जो भी इससे पीड़ित लोग हैं, जो भी जिनकी व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम 10% लोग क्या करेंगे, वो इस आशय का आवेदन करेंगे कि हमें, किसके आवेदन करेंगे, किसके पास, कलेक्टर के पास, कि साहब हमारे पास चकमार्ग और गूल की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप हमारे लिए ये प्रॉपर व्यवस्था करा कर दे दीजिए। अब कलेक्टर साहब क्या करेंगे, ये बताई गई धारा 2 में बात। कलेक्टर इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के प्रस्ताव की सूचना डुग्गी पिटवाकर या अन्य किसी रीत से कटक में दिलवाएगा और किसी चकबंदी अधिकारी को निरीक्षण करने हेतु युक्त कदम उठाने और अन्य जांच करने जिसे वो उचित समझे निर्देश देगा। कलेक्टर साहब पहला काम करेंगे कि उस क्षेत्र में जहाँ के लोगों ने ये आवेदन दिया है वो डुग्गी पिटवाएंगे कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों को समस्या हो रही है क्योंकि उनके खेत तक जाने का या वहाँ से पानी निकालने या पानी भरने की व्यवस्था सही नहीं है खेतों में, तो ये दिक्कत आ रही है, ये आशय की घोषणा करेगा। उसके अलावा चकबंदी अधिकारी को बुलाएगा, कहेगा भाई देखिए ये जो लोग आवेदन किए हैं इनका निरीक्षण करिए कि सचमुच में समस्या है कि नहीं है, ये निर्देश दे देगा चकबंदी अधिकारी को। अब चकबंदी अधिकारी क्या करेगा, ये बताई गई है उपधारा 3 में। ऐसा चकबंदी अधिकारी कटक में चक मार्गों या चक गूल की व्यवस्था करने या अधिक पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए योजना बनाने या न बनाने के औचित्य के संबंध में कलेक्टर को रिपोर्ट देगा और कलेक्टर उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यदि वो ठीक समझे तो योजना का प्रारूप तैयार करवाएगा। चकबंदी अधिकारी को कहा कि निरीक्षण करिए, उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने पाया कि सचमुच में व्यवस्था सही नहीं है या पर्याप्त है या नहीं व्यवस्था है चकमार्ग चकगूल की। उसके आधार पर उसने एक रिपोर्ट बनाई जो कलेक्टर साहब को दी ले जाके। कलेक्टर साहब ने उस रिपोर्ट पे देखा, विचार किया और उन्हें लगा कि हाँ भाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो वो कहेंगे ठीक है इसका एक प्रारूप तैयार करवाइए और व्यवस्था करिए फिर उन लोगों के लिए जो लोग बेचारे परेशान हैं। अब 4 में व्यवस्था होगी, देखें आप कैसे होगी, समझते चलिए। 1 में लोग गए, 2 में वो कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया, 3 में चकबंदी अधिकारी ने रिपोर्ट लगाई, चौथे में समाधान शुरू हो गया। इसके बाद इसके बाद सहायक चकबंदी अधिकारी कटक के उतने खातेदारों को जितना आवश्यक समझें इच्छाओं के आधार पर योजना का प्रारूप तैयार करेगा। योजना का प्रारूप तैयार करने में सहायक चकबंदी अधिकारी निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा। सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने कटक में परिवर्तन करने के लिए चकमार्ग चरगुलों के लिए व्यवस्था के लिए आवेदन किया है, उनकी औपचारिक इच्छाओं का फिर से वो कि क्या क्या आप चाहते हैं इस तरह से बात करेगा और उस अनुसार एक प्रारूप तैयार करेगा। कौन? सहायक चकबंदी अधिकारी। और उस प्रारूप में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा ये बताई गई है अगले पेज पर। चले हम लोग अगले पेज पर। पिछले पेज पे हमने बताया था, पिछले पेज पे ये बात हुई थी कि सहायक चकबंदी अधिकारी निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा। किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा? पहली बात है, जहां तक संभव हो चकमार्गों हेतु प्रथमता, चकमार्गों या चकगूल दोनों ही बातों की चर्चा चल रही है यहाँ पर। चकमार्गों या चकगूलों हेतु प्रथमता ग्राम सभा की भूमि का उपयोग किया जाएगा। द्वितीयता उन खातेदारों की भूमि जिनके चक प्रस्तावित चक मार्गों से संबंधित हों और अंतिमता किसी अन्य भूमि से की जाएगी। कहने का मतलब है जो चक मार्ग और चकगूलों की व्यवस्था है उसके लिए भूमि सबसे पहले ग्राम सभा की इस्तेमाल की जाएगी। अगर ग्राम सभा के पास पर्याप्त भूमि नहीं है तो उन लोगों की भूमि इस्तेमाल की जाएगी जिन्होंने आवेदन दिया है। 10% जो लोग थे उनकी भूमि ली जाएगी उन चक मार्ग या चकगूलों की व्यवस्था के लिए।
उसके अलावा अगर उनकी भी भूमि पर्याप्त नहीं पड़ रही है तो किसी और भी व्यक्ति की भूमि ली जा सकती है ऐसे चक मार्ग या चक गूल की व्यवस्था करने के लिए। दूसरी बात क्या ध्यान में रखेगा सहायक चकबंदी अधिकारी, चकों की पुनर्व्यवस्थापन केवल उस सीमा तक जहां तक चक मार्गों तथा चक गूल की व्यवस्था करने के लिए वास्तविक रूप से आवश्यक हो और पहले से ही पुष्टिकृत चकबंदी योजना में कम से कम व्यतिक्रम किए बिना किया जाना चाहिए। सहायक चकबंदी अधिकारी इस बात का ध्यान रखेगा कि जो अब वो नई व्यवस्था कर रहा है चक गूल की, उसमें वो ये बात ध्यान रखे कि जो पहले से पुष्टि हो चुकी है, जिस योजना की जो पहले से पुष्टिकृत है, पहले से जो योजना बन चुकी है, उसमें कम से कम फेरफार करे, उसमें ज़्यादा व्यतिक्रम करने की कोशिश ना करे, उसको उलटने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा फेरफार ना करे। इस बात का ध्यान रखेगा। मतलब कुल मिला के इन दो बातों का ध्यान रखेगा ए और बी में। अब मान लीजिए पांचवें में अब वो लोग आ गए जो कि पांचवा देखें क्या होगा। पांचवा ये कह रहा है सिर्फ उपधारा 4 में तैयार की गई योजना का प्रारूप कटक में प्रकाशित किया जाएगा। यही एक जनरल तरीका होता है। सबसे पहले आप आपत्तियां लेते हैं, आपत्तियां लेने के बाद उसका आप एक खाका तैयार करते हैं, खाका तैयार करने के बाद उसको प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करने के बाद जो लोग उससे खुश नहीं है वो लोग आपके पास आते हैं या आपत्ति दर्ज करते हैं, फिर आप उनकी भी बात सुनते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करके, पुष्टिकृत करके, परिष्कृत करके आप फाइनल योजना को रूप देते हैं, अंतिम रूप। तो 4 में क्या हुआ, आपने 5 में क्या किया, आपने उस प्रारूप को कटक में प्रकाशित कर दिया। अब छठे में क्या आ जाएगा, योजना के प्रारूप से प्रभावित कोई व्यक्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर चकबंदी अधिकारी के पास लिखित में आपत्ति दर्ज कर सकता है। ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है जिसे चकमार्ग या चरगूल बनने से दिक्कत हो रही होगी, असुविधा हो रही होगी, तो वो क्या करेगा, चकबंदी अधिकारी के पास 15 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज कर देगा। सातवीं बात क्या होगी, चकबंदी अधिकारी संबद्ध पक्षों को नोटिस देने के बाद सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगा। और निस्तारण कर रहा है चकबंदी अधिकारी, ठीक, पक्षों को सुनने के बाद। आठवीं बात, चकबंदी अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश से 15 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील करेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, अपील जो होगी वो कितने दिन के अंदर हो रही है, ध्यान रख लीजिए, 15 दिन के अंदर। इससे पहले जो अपील हुई थी वो 21 दिन के भीतर हुई थी। हालांकि दोनों ही अपील कहाँ हो रही है, बंदोबस्त अधिकारी के पास हो रही है। कहने का मतलब है जो आदमी परेशान था, चकबंदी अधिकारी ने कोई निर्णय दिया, उससे भी वो संतुष्ट नहीं है, वो उससे भी परेशान है, तो अब वो क्या करेगा, फाइनल उसके पास इलाज है, वो जाएगा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पास 15 दिन के अंदर अपील करने। अब अपील करने के बाद क्या होगा, देखिए अब आखिरी पड़ाव पर आ गए आप, पॉइंट 9, बंदोबस्त अधिकारी उपधारा 6 में की गई आपत्ति या निर्दिष्ट समय में कोई आपत्ति ना की गई हो तो ऐसे परिष्कार एवं परिवर्तन के बाद जो आवश्यक हो योजना की पुष्टि कर देगा। जितनी भी आपत्तियां की गई हैं, नहीं की गई हैं, या बंदोबस्त अधिकारी ने निरीक्षण के पास बाद मौके पर जो देखा हो, जो सबसे उसको बेहतर लगेगा उस हिसाब से वो एकदम प्यूरिफाई करके, परिष्कार का मतलब होता है प्यूरिफाइड, एकदम छानबीन के सारे परिवर्तन जो आवश्यक समझे, सारी चीज़ें जो उसने सब पक्ष विपक्ष ये वो सब देखने के बाद जो उसको फाइनल लगा, जो सबसे बेहतर लगा, बेस्ट है, उसके हिसाब से वो योजना की पुष्टि कर देगा। एकदम प्यूरिफाइड योजना पुष्टि हो जाएगी और इसके बाद वो योजना लागू हो जाएगी।
ठीक, जैसे योजना की पुष्टि होगी वो योजना उस कटक में लागू हो जाएगी। इस तरह से ये धारा 52 का कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा धारा 52 के बारे में बता दें क्योंकि ये यूज हुआ है शब्द, समझ लें। धारा 52 कहती है चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति। समझ लें, अधिनियम की धारा 27(1) के अधीन नए नक्शे और अभिलेख तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य सरकार सरकारी गजट में इस आशय की अधिसूचना जारी करेगा कि कटक में चकबंदी क्रियाएं समाप्त कर दी गई हैं। ठीक, जब राज्य सरकार को लग जाए कि जो नए नक्शे थे, अधिकार अभिलेख थे, वो सब तैयार हो गए हैं, सारा मामला कंप्लीट हो गया है, तो वो क्या करेगा, गजट में एक सूचना जारी कर देगा कि भाई इस क्षेत्र में चकबंदी की जो जितनी भी क्रियाएं थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर चकबंदी क्रिया, जो चकबंदी क्रिया का आशय था या जो अधिसूचना थी, जो 4(2) के अनुसार हमने धारा 5 में दी थी, वो समाप्त हो रही है। अब आप लोग चकबंदी से बरी हैं, चकबंदी यहाँ की कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से ये जैसे ये धारा कंप्लीट हो गई, चकबंदी कंप्लीट हो गई, हम लोगों का चकबंदी अधिनियम कंप्लीट हो गया। ये अधिनियम कंप्लीट होने के बाद हम लोगों का अगला टॉपिक चलेगा, अगले टर्म से अगला अधिनियम चलेगा। कुल मिला के यहाँ से हमने ये एक्ट कंप्लीट कर लिया। कोई भी असुविधा हो, आप जैसा कि हमने बताया हमारे साथ जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। नहीं जुड़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ रहिए, मैटर शेयर करिए, सब लोगों को बताइए। बेस्ट मैटर है ये, अच्छे से पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए। आप कहीं भी ना भटकिए, पर्याप्त नोट्स हैं, सारे PDF हमने हैंड रिटन नोट्स के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अच्छे से तैयारी करिए, भटकिए मत, सारे दोस्तों को शेयर करिए, सारे लोग सिलेक्शन लीजिए। कोई भी फीस से रिलेटेड भी अगर आप जुड़ रहे हैं और क्यूरी है, आप हमें मैसेज कर लीजिए। फीस का कोई मसला नहीं है। हमारा हमारा मकसद सिर्फ आपकी कामयाबी है, सिलेक्शन दिलाना है, इसलिए सिलेक्शन लीजिए, बेहतरीन पढ़िए। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट या मैसेज के ज़रिए हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए।